Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दोस्तों आपने आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में सुना होगा। आए दिन बड़ी बड़ी कंपनियां ये करती रहती हैं और मार्केट में सुर्खियों में छाई रहती हैं। ऐसे ही क्रिप्टो की दुनिया में एक और चीज है आईसीओ यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिसके तहत कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स जो है वो फंड्स उठा सकते हैं ब्लॉकचेन पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतना झा और स्वागत है आपका क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं इन्हीं आईसीओस के बारे में। कोई भी कंपनी जिसको पैसा चाहिए कॉइन, ऐप या फिर कोई सर्विस लॉन्च करने के लिए, वो एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को कर सकती है और फंड्स उठाने के लिए ब्लॉकचेन पे से कई मामलों में ये एक आईपीओ करने से ज्यादा आसान है, जो कि आईपीओ स्टॉक मार्केट पे होती है उससे ज्यादा आसान है क्रिप्टो की दुनिया में आईसीओ यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को करना। अब तक 1700 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को बनाया जा चुका है, पर उनमें से ज्यादातर को सक्सेस नहीं मिली है। पर आईसीओस की मदद से कई जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको टोकन्स इशू करके उनको काफी ज्यादा मुनाफे में लाया जा चुका है। ज्यादातर ये टोकन्स इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट के फीचर्स का एक्सेस देते हैं और कई बार समय बीतने पे इनके मूल्य में वृद्धि हो सकती है और जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होंगे वो लाभान्वित हो सकते हैं भाई। एक और जहां इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में इन्वेस्ट करके किसी इन्वेस्टर को मुनाफा हो सकता है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा ही खतरा भी हो सकता है। वो ये है कि जिस कंपनी ने उस आईसीओ को बैक किया है वो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल हो ही ना। इससे भी खतरनाक स्थिति में ये हो सकता है कि आईसीओ के पीछे जिनका हाथ हो वो इन्वेस्टर्स के साथ रग पुल कर दे। अब भैया रग पुल का अर्थ क्या है? रग पुल का अर्थ ये है कि उन्होंने सबसे पैसा तो ले लिया, पर जो सर्विस या ऐप या जो भी चीज वो लॉन्च करने वाले थे उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया। तो इसलिए जरूरी है कि देख परख के ही किसी आईसीओ में इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, दुर्घटना से सावधानी भली। आईसीओ यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग एक बड़ा ही प्रसिद्ध तरीका है अर्ली स्टेज क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप्स के लिए, ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए पैसे उठाने का। अब इसमें क्या होता है कि जो भी ऐसा कोई स्टार्टअप होता है वो कुछ एक लिमिटेड मात्रा में एक टोकन को मिंट करता है जिसको वो अर्ली निवेशकों को देता है। अब ये जो टोकन है इसके बदले में जो सामने से निवेशक है वो उनको ब्लॉकचेन बेस्ड कोई करेंसी देता है, जैसे कि बिटकॉइन या इथेरियम, जिससे कि वो प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल जाती है। अब अच्छी बात यह है कि समय के साथ इस टोकन के मूल्य में वृद्धि हो सकती है अगर कंपनी सक्सेस के पाथ पर निकल जाए तो। एक डिजिटल क्राउड फंडिंग के साधन के रूप में आईसीओस मौका देते हैं स्टार्टअप्स को कि वो फंड्स रेज कर पाए बिना अपनी इक्विटी गंवाए, और इस तरह से उनको एक डेडिकेटेड हार्डकोर यूजर्स की कम्युनिटी भी मिल जाती है जो कि दिलो जान से चाहेंगे कि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, ताकि उनको जो अर्ली स्टेज में टोकन्स मिले हैं उनके मूल्य में वृद्धि हो। इथेरियम का आईसीओ काफी जबरदस्त सक्सेस स्टोरीज में से एक था, क्योंकि उनका फंड रेजिंग मैकेनिज्म भी काफी ज्यादा यूनिक था। उन्होंने $15.5 मिलियन रेज करे 2014 में। 50 मिलियन ईथर टोकन बेचे गए $0.311 के मूल्य पे, यानी करीब 24 रुपए के करीब के मूल्य पे वो बेचे गए, और मई 12 2021 को इसका मूल्य एक ऑल टाइम हाई पे गया $4382.73 पे, जो कि करीब 3.3 लाख रुपए है। यानी कि इन्वेस्टर्स को 14,08,903% का मुनाफा हुआ। इथेरियम आज की डेट में सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसीज में से तो है ही है, और इसी के ब्लॉकचेन पे स्थित डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो है वो भी अलग ही दुनिया में धूम मचा रहे हैं। इथेरियम को मार्केट में तेजी से स्वीकृति मिली आईसीओस की ख्याति के कारण, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो स्टार्टअप्स थे वो अपने प्रोडक्ट्स को इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बनाना चाह रहे थे। इसी के फलस्वरूप इथेरियम को जबरदस्त कम्युनिटी और डेवलपर सपोर्ट मिला, और इसके जो ERC-20 टोकन्स हैं वो सर्वमान्य इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गए भाई। 2017 और 2018 के बीच में कई हजारों प्रोडक्ट्स ने टोकन सेल्स किए, पर इसमें से कई सारे आईसीओस जो थे वो अपने समय की मौजूदा सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशंस और बड़े सारे मापदंडों पे खरा नहीं उतर रहे थे। कई सारे कमजोर बिजनेस ऑपरेशंस द्वारा बैक्ड थे, और इसमें से बड़े सारे तो ऐसे थे जो एकदम ही स्कैम की खुली श्रेणी में थे।
एक और कई विश्वसनीय ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स ने आईसीओस द्वारा सही फंड्स इकट्ठा करके बढ़िया प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स निकाले। वहीं दूसरी ओर ये साफ हो गया कि कई आईसीओस के पीछे कोई सीरियस बिजनेस टीम्स ही नहीं थी या कोई सही प्रोडक्ट ही नहीं था और वो सिर्फ इंडस्ट्री की हाइप और मार्केटिंग पे चल रहे थे, जिसकी वजह से आईसीओस का नाम काफी ज्यादा खराब हुआ और अधिकारियों की जो स्क्रूटिनी या फिर नजर है वो इन्हीं आईसीओस पे और कड़क हो गई। ऐसे एक हफ्ते में जहां रशिया और यूक्रेन के बीच में जो घमासान हो रहा है उसकी वजह से क्रिप्टो जगत में काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यूएस ट्रेजरी जो है वो हाथ धोके रशियन क्रिप्टो माइनर्स के पीछे पड़ गई है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ने एक नई प्रेस रिलीज निकाली जिसके तहत रशिया स्थित क्रिप्टो माइनर बिटरिवर और उसके 10 सब्सिडरीज पर उन्होंने नए प्रतिबंध लगाए हैं अपने नए स्पेशल डेजिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट के तहत। ये जो कदम है एक बड़ी कार्यवाही की ओर इशारा करता है रशिया की क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री के खिलाफ। पर यूएस ट्रेजरी ने कहीं पे भी बिटरिवर और व्लादिमीर पुतिन के प्रशासन के बीच में कोई संबंध नहीं बताया है। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है यानी कि आईएमएफ, वो भैया वैश्विक नियम कानून बनाने वालों पे और जोर दे रहे हैं कि वो इस वॉर वाली स्थिति में जहां यूक्रेन के साथ जो युद्ध है रशिया का वो चला ही जा रहा है, वहां पे थोड़ी और कड़े नियम कानून बनाएं क्योंकि स्थितियां और चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। अपने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आईएमएफ ने सीधे इस बात पे इशारा किया है कि क्रिप्टो का रशिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है अपने ऊपर किए गए सैंक्शन से बचने के लिए और क्रिप्टो के कारण जो मौजूदा वित्तीय व्यवस्था है उसकी स्थिरता पे भी खतरा मंडरा सकता है एक बदलते हुए बैंकिंग जगत के माहौल में। जिन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं वो अपने घरेलू एनर्जी सप्लाईज को एक्सपोर्ट करने के बजाय उनका इस्तेमाल क्रिप्टो माइनिंग में कर सकते हैं, ऐसा कहना था आईएमएफ की रिपोर्ट का। बाइनेंस जो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के बल पे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है, उनका भी ये कहना है कि वो रशियन नेशनल्स जो कि 10,000 यूरो से ऊपर के क्रिप्टो एसेट्स रख रहे हैं उनके ऊपर वो कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। बाइनेंस को हाल ही में थोड़ा और सुनना पड़ा जब उन्होंने नाजी स्वस्तिका सिंबल हैकेन क्रूज से मैचिंग एक इमोजी निकाला एडोल्फ हिटलर के जन्मदिन पर। इस इमोजी के कारण ट्विटर पे बाइनेंस के सीईओ चेंगपेंग झाओ को कई लोगों ने काफी भला बुरा सुनाया। हाल ही में घर की बात करें तो संदीप नेलवाल जो कि पॉलीगन ब्लॉकचेन के को-फाउंडर हैं, उनका कहना था कि भारत में कोई क्रिप्टो की रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुबई स्थित इन प्रोग्रामिंग इंजीनियर के कथन अनुसार आरबीआई, जीएसटी काउंसिल और जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री है इन सबको जुड़ के, इनके अधिकारियों को जुड़ के सामंजस्य में एक बॉडी का निर्माण करना चाहिए जो कि भारत में क्रिप्टो के नियम कानून की देखरेख कर सके और एक जो दिशा है क्रिप्टो की फ्यूचर की उसको सही से गाइड कर सके। और वहीं दूसरी ओर कॉइन डीसीएक्स जो कि भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है, उन्होंने अभी $135 मिलियन की सीरीज डी फंडिंग प्राप्त करी है। इस फंडिंग का प्रयोग किया जाएगा भारत में क्रिप्टो की जानकारी और इनोवेशन को और बढ़ाने के लिए। ये फंडिंग राउंड यूएस स्थित इन्वेस्टमेंट फर्म पेंटेरा कैपिटल और हांगकांग स्थित हेज फंड स्टेडव्यू कैपिटल द्वारा किया गया। दोस्तों इस हफ्ते जो क्रिप्टो की मार्केट है उसको काफी ज्यादा उतार देखने को मिला और सबसे बड़ी हेडलाइन बनाने वाला इसमें जो स्लंप था वो था टेराफॉर्म लैब्स का लूना टोकन और उसका जो डाउनफॉल हुआ है वो। ये जो टोकन है ये 55% डाउन गया ट्यूसडे को और इसमें 85% लॉस आया वेडनेसडे को और पिछले कुछ ही दिनों में इसमें अभी तक 95% जो इन्वेस्टर्स का धन है वो जा चुका है। जो टोटल मार्केट कैप है टेरा का वो $2.75 बिलियन के नीचे चला गया, यानी ऑलमोस्ट 21,246 करोड़ के नीचे गया और ये 34वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। अभी बिटकॉइन जो है उसका 4 महीने का सबसे लोएस्ट प्राइस देखा गया मई 9 पे और पूरे मार्केट को अपने साथ ही नीचे लेते हुए आया है। अभी बिटकॉइन के प्राइसेस $28,625 के आसपास मंडरा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए के आसपास होता है। ईथर जो है वो भी बड़ी ही दिक्कतों से गुजर रहा है मार्केट वोलेटिलिटी से ऊपर उठने के लिए और बाकी क्रिप्टो करेंसी जैसे कि कार्डानो, रिपल, पोल्काडॉट और पोलीगन सबकी ही थोड़ी थोड़ी बैंड सी बजी हुई है। डोज और शीप जो है उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मार्केट स्टैंडिंग को इंप्रूव करने में और पिछले वीक तक क्रिप्टो का मार्केट कैप $1.43 ट्रिलियन के करीब था।
मई 6 तक ये थोड़ा ज्यादा हाई था, 1.66 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। मार्च के बाद जो क्रिप्टो की मार्केट है उसकी वैल्यूएशन लगातार नीचे ही गिरती जा रही है और मार्च 31 को जो मार्केट कैप था क्रिप्टो सेक्टर का एकदम जबरदस्त था, 2.14 ट्रिलियन डॉलर के करीब करीब। और एनालिस्ट्स जो है उनका ये कहना है कि ये जो दुख की घड़ी है ये थोड़े समय के लिए है, क्योंकि अभी भैया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और रेगुलेशन आ रही है क्रिप्टो की दुनिया में जो बहुत ही तेजी से हो रही हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हार्ड नंबर्स की तो बिटकॉइन डाउन गया है 11.18% और अभी उसकी करंट वैल्यू है 23,32,548। इथेरियम 20.72% डाउन गया और मार्केट वैल्यू उसकी अभी चल रही है 1,60,85.66 रुपए। और इसके अलावा शिबा इनू भी 31.67% डाउन गया है और उसकी वैल्यू भी बहुत ही खत्म सी हो गई है। सोनाना ने भी 31.98% का लॉस देखा। सबसे ज्यादा इस हफ्ते गेन हुआ है एक्सी इन्फिनिटी, ट्रू यूएसडी, पैक्स डॉलर, यूएसडी कॉइन और डाइको, पर इन सब में भी बढ़त कोई बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो की सफर की, या फिर जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में और, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच ऐप को, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आज के इस क्रिप्टो अनफिल्टर्ड एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सब कुछ बढ़िया लगा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.